गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब? अच्छे होंगे, है ना? आज स्टैंडर्ड 6 में हिंदी मेरा विद्यार्थी जीवन, इस महान विभूति को तो आप जानते ही हो। ये कौन है, जानते हो? हर नोट में उसका फोटो होता है, महात्मा गांधी जी। और मेरा विद्यार्थी जीवन उसकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। उसका आत्मवृत्तांत यानी कि आत्मकथा, उसमें से एक पाठ है, वो यहाँ पे हमें लिया गया है। मेरा विद्यार्थी जीवन यानी कि गांधी जी जो है वह बचपन में कैसे पढ़ते थे, उनकी भी कुछ गलतियां होती है जैसे हमारी गलतियां होती है, तो उस तरह उनकी कौन सी गलतियां हुई थी उसके बारे में है। और कई सारे ऐसे व्यक्तियों की ऑटोबायोग्राफी होती है, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में सबसे ज्यादा गांधी जी की जो आत्मकथा है वो अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। समझ में आ रही है बात? सबसे ज्यादा भाषाओं में वो लिखी गई। जैसे कि गांधी जी ने गुजराती में लिखा है तो उसका हिंदी में हुआ, उसका इंग्लिश में हुआ, और कई जो फॉरेन की भाषा है उसमें भी उसका ट्रांसलेट हो गया। तो आज हम देखेंगे मेरा विद्यार्थी जीवन, यानी कि गांधी जी का बचपन कैसा होगा। वो शुरू से अपने विद्यालय जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे और अपने पिताजी की देखभाल भी करते थे। वो भी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सब बातों को एडजस्ट करके चलना है। तो देखते हैं मेरा विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में हमारी जो आदत बन जाती है वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। पाठ प्रवेश में देखें तो फर्स्ट लाइन ऐसी है कि जो विद्यार्थी जीवन में हमारी आदत होती है वो आदत लाइफ टाइम बनी रहती है। विद्यार्थी जीवन में सदाचार और व्यायाम अत्यधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। देखो ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है। सदाचार, व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा। और व्यायाम भी महत्वपूर्ण है, योग, ध्यान, वो भी महत्वपूर्ण बात है। आचरण में सदाचार हमें सभ्य बनाते हैं तथा व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त बना रहता है। देखो आचरण, सदाचार आप रखोगे, नीतिपूर्ण व्यवहार रखोगे, झूठ नहीं बोलोगे, सच ही बोलोगे, तो व्यवहार क्या हो जाएगा आपका, सदाचार। तो इस तरह, और व्यायाम से हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो दोनों बात अच्छी है। गांधी जी ने अपने बचपन के पन्ने बच्चों के सामने खोल रख दिए। वे हमें माता पिता की सेवा, शेयर करना, निज भाषा से प्रेम, सुंदर लिखाई के लिए भी प्रेरित करते हैं। हमें इसमें क्या बताया कि माता पिता की सेवा करना और हर रोज शेयर करने की घूमना, थोड़ा बहुत घूमना है। और फिर बताई है कि निज भाषा यानी कि मदर टंग का भी महत्व है। और उसने बताया कि सुंदर लिखा यानी कि हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए। गांधी जी हैंड राइटिंग अच्छे नहीं थे, वो इसीलिए हमें बता रहा है कि हैंड राइटिंग आप अच्छे रखोगे तो किसको फायदा होगा, आपको। कई बार आप ऐसे लिख देते हो कि आपको खुद को ही नहीं पता चलता कि उसमें क्या लिखा था। होता है ना ऐसा कि आप खुद पढ़ो तो भी पता नहीं चलता है कि मैंने क्या लिखा था। तो इसका ध्यान रखना है कि अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग हम निकालें। और ये जो बात है ये गांधी जी के जीवन में से हमें लेनी है। हाई स्कूल में मूर्ख नहीं माना जाता था। हाई स्कूल में गांधी जी है वो, हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी में वो मूर्ख नहीं माने जाते थे। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहता है।
शिक्षकों के प्रति उसको आदर था। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे कि आपका व्यवहार पूरे साल कैसा रहा और रिजल्ट कैसा आया, उसको अपने माता पिता को भेजते थे। कौन? स्कूल वाले। उनमें कभी मेरे चाल चलन की शिकायत नहीं की। गांधी जी के कोई शिकायत कभी नहीं आई। इतनी अच्छी बात है। दूसरे दर्जे के बाद में इनाम भी पाए और 5वें तथा 6वें दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियां भी मिलती थी। देखो, दूसरे दर्जे यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में तो गांधी जी नंबर भी प्राप्त करने लगे और स्टैंडर्ड 5th में और 6th में उसे क्या मिलने लगी? छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा, शिष्यवृत्ति को विद्या अर्थ के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता ये किसको मिलती है? जो रैंक लाते हैं और उसकी एग्जाम आती थी उस टाइम में, तो एग्जाम पास करने पर उसको ये छात्रवृत्ति मिलती। छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा, यानी कि आपको स्टडी करने में वो हेल्पफुल बने। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता दी। गांधी जी देखो भी बोलते हैं कि छात्रवृत्ति की मैं योग्य नहीं था, लेकिन भाग्य के हिसाब से मिलती है। अच्छे मार्क प्राप्त कर रही, लेकिन उसको ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं मैं ही हूँ पूरे क्लास में मुझसे कोई आगे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। वो स्वीकारते हैं कि वो तो भाग्य की बात है। खुद मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि भाग्य की बात है। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं, और उस समय 40-50 विद्यार्थियों को कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। उस टाइम पढ़ने लिखने वाले बहुत कम थे, ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने लिखने नहीं जाते थे, तो इसीलिए बोल रहे थे कि सौराष्ट्र प्रांत के कुछ विद्यार्थी थे, उनमें से गांधी जी को शिष्यवृत्ति मिलती थी। अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। गांधी जी ऐसा मानते थे कि मैं इसके योग्य नहीं, ये उसका बड़प्पन है ऐसा मानना, वरना तो कोई भी मान लेता ये भी मैं रैंकर स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने तो कुछ नहीं है, तो ऐसा मानते नहीं। वो सबसे बड़ी बात है उसकी। ऐसे जो व्यक्तियों में, चाल चलन में ऐसे जो गुण है, वही महानता तक ले जाते। इसीलिए आज हम गांधी जी को मानते हैं। हम क्या, इंडिया में क्या, पूरे विश्व में उसको जानते पहचानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी लिखे हुए पुस्तक सब पढ़ते हैं, उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उसमें से क्या सीखने का एक बात है। तो ऐसा अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनमें इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता है। गांधी जी को लगता था तो मुझे छात्रवृत्ति मिली, मुझे इनाम मिला, ये तो भाग्य की बात है। देखो, फिर भी वो ऐसा नहीं बोलते कि मैंने कितनी मेहनत की, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सबसे बड़ा ख्याल वो क्या रखते थे? आचरण का। आचरण यानी कि व्यवहार, कि मेरे व्यवहार से किसी को बुरा लगना चाहिए नहीं, कि मेरे आचरण से किसी को नुकसान होना चाहिए नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता था। यदि मुझे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनको ऐसा विचार भी हो जाए तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो हम किसी को भी खड़ा करके बोलते तो सॉरी ऐसा करके बैठ जाते, ऐसा नहीं। गांधी जी को क्लास के बीच में खड़ा किया जाए तो भी उसको क्या लगता था? टेंशन जैसा हो जाता था कि मुझे खड़ा किया,
मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये उसका आचरण था और वो उसके लिए क्या बन जाता था, असह्य, जो सहा न जा सके, यानी कि अपने सहन शक्ति के बाहर हो जाता। उसको ऐसा पसंद नहीं था कि कोई उसको डांटे, कोई उसको कुछ कह दे या ऐसा बोले कि ये गांधी जी झूठ बोले, ये गांधी जी ऐसा किया, मोहन ने ऐसा किया। उसको पसंद नहीं था, उसको लगता था कि ऐसा होना चाहिए नहीं। मुझे याद है एक बार मैं पिता भी था, मुझे इस बात का दुख न हुआ कि मैं पिता, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। हाँ, पनिशमेंट तो पड़ते तो सबको होती है, गांधी जी को भी हुई, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। उसको लगा मैं मुझसे ऐसा काम हो गया। यदि हम ऐसा सोचे कि मुझसे ये काम गलत हो गया तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन हम ये सोचे कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ क्या था, तो क्या होगा, हम दोबारा गलती करेंगे। हमें स्वीकारना चाहिए कि नहीं मुझसे गलती हो गई, ये अब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। तो क्या होगा, हमारे उसमें अच्छाई होगी, है ना बात, याद रखना है वो सबको। उस समय मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की थी, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में से हुई। देखो, उस समय सौजी एडलजी गिविंग हेडमास्टर थे। गांधी जी रोए और उस समय उसके हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल कौन थे, सौजी एडलजी गिविंग हेडमास्टर। वे अनुशासन प्रिय थे, वो शिष्टाचार में मानने वाले थे, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो ऐसे मानने वाले थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते थे। देखो, विधि पूर्वक यानी कि नियमों के अनुसार ही काम लेते थे, नियम के अनुसार ही चलना, नियम से आगे पीछे नहीं। कुछ भी करो लेकिन नियम के साथ चलो, उसमें कुछ भी चलाते नहीं, तो अच्छी बात है वो। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिया। वो हेडमास्टर के अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, जो बड़े स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए उन्हें व्यायाम कंपलसरी कर दिया। क्रिकेट खेलना है, व्यायाम वहां जाकर खेलो, कुछ एक्सरसाइज, तो ये सब उसने कंपलसरी कर दी, तो अच्छी बात है ना। मीरा जी खेल में न लगता था, गांधी जी को खेलने में मजा नहीं आता। अनिवार्य होने के पहले में व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। गांधी जी क्रिकेट, फुटबॉल उसमें कभी भाग लेने चाहते ही नहीं थे। उसको उसका बॉडी वीक था, इसलिए उसको डर लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा उसको लगता था। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। उस एक कारण क्या था कि उसका झेपूपन यानी कि संकोच, उसके फ्रेंड भी कम थे, मित्र कोई नहीं था। गांधी जी वो पढ़ते थे तब, वो सबके साथ व्यवहार में संकोच रखते थे। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम को यह अरुचि मेरी भूल थी। गांधी जी को क्या लगता है कि व्यायाम की जो भूल मैंने की, व्यायाम करता तो अच्छा होता, लेकिन व्यायाम करना चाहिए, लेकिन बचपन में उसको अच्छा नहीं लगता था। उस समय पर मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं। गांधी जी बचपन में स्टूडेंट थे तब ऐसा मानते थे कि व्यायाम और पढ़ना लिखना दोनों अलग है, व्यायाम को पढ़ने लिखने के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसा मानते थे।
उसके साथ कोई संबंध नहीं। पीछे जाकर मैंने समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। व्यायाम का भी इतना ही महत्व है विद्यालय में और विद्या अर्जन करने में कि जितना स्थान पढ़ना लिखना और मानसिक शिक्षा का है। ये सब जो है वो मानसिक शिक्षा है, लेकिन हम जो पीटी के लेक्चर रखते हैं वो क्या है, शारीरिक शिक्षा। उसको आपको अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है वो सब उससे प्राप्त होता है। इससे क्या मिलेगा, आपकी मानसिकता बढ़ेगी और उससे क्या होगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा। इसीलिए दोनों आवश्यक है। लेकिन गांधी जी जब पढ़ते थे तब उसको लगता था कि दोनों की आवश्यकता नहीं, ऐसा वो मानते, लेकिन है नहीं। बाद में जब वो बड़े हुए तब उसे पता चला कि भाई नहीं, ये दोनों अच्छी बात ही है। पढ़ना लिखना यानी कि मानसिक काम और व्यायाम यानी कि शारीरिक एक्सरसाइज, तो दोनों कंपलसरी होना चाहिए। उसको बाद में लगा, लेकिन वो तो पढ़ाई करते थे तब बच्चे थे, तब उसको ये विचार अच्छे नहीं लगते थे। तो हमने देखा कि गांधी जी मानते थे कि भाई ये जो व्यायाम है उसको ये पढ़ने लिखने में कुछ मेल नहीं है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि नहीं, ये बात तो सही है कि पढ़ाई लिखाई और व्यायाम दोनों होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। गांधी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ कि वो व्यायाम में नहीं गए तो उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तो इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। आप खुली हवा में घूमो, यानी कि वॉकिंग हो गए। वॉकिंग मतलब क्या, एक्सरसाइज तो हो गया, सेम टू सेम। यह मुझे पसंद आया और तभी से मैं घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई। तब से गांधी जी को घूमने की आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरे शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। उसकी वजह से उसको क्या फायदा हुआ, चलने से, यानी कि उसको क्या हो गया, व्यायाम, और उसी वजह से उनको शरीर को फायदा हो गया। शरीर कैसा हो गया उसका, सुगठित, यानी कि एक्सरसाइज वाला। तो ये भी बात अच्छी है। उसने पुस्तकों में पढ़ा था, याद रखो। उसको लगा कि नहीं, मैंने जो गलती की है उस गलती को अब सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारा? उसको पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, तो पुस्तकें पढ़ने से देखा गांधी जी ने कि भाई चलने से एक कसरत हो जाती है, और वो भी खुली हवा में घूमने से क्या हो जाता है, एक्सरसाइज। तो ये उसने अपना लिया कि चलो मैंने पढ़ाई के वक्त जो एक्सरसाइज नहीं की वो भी कर लेता हूँ, तो हो गया अच्छा। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। शुश्रूषा यानी स्वास्थ्य की देखरेख। देखो यहाँ पे उसने रीजन बताया कि व्यायाम में भी नहीं जाता था, उसका एक दूसरा रीजन भी है। वो क्या है? तो उसने बताया कि पिताजी की देखभाल करना, स्वास्थ्य की देखरेख। पिताजी के स्वास्थ्य की देखरेख, यानी कि उसके फादर जो थे वो उस टाइम बीमार थे, तो गांधी जी की इच्छा थी कि मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? तो उसकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है, देखो, स्वास्थ्य की देखरेख। वो दवाई अच्छी तरह से लेते हैं, कुछ आवश्यकता है तो मैं उसको जल्दी से दे दूं, तो वो भी बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो उसने ये सोचा कि स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता था। क्या करते थे कि स्कूल जैसे ही बंद होता था वैसे गांधी जी को कोई फ्रेंड नहीं थे। जब वो पढ़ते थे तब उसके कोई मित्र नहीं थे, तो ये कैसे मित्र ही नहीं थे,
वो कोई फ्रेंड ही नहीं। इसीलिए वो क्या करते थे, जैसे ही स्कूल छुट्टी होती, ये बैग लिया तुरंत घर, घर से तुरंत स्कूल और स्कूल से घर, बस ये दो ही होता था उसका। कोई फ्रेंड नहीं थे उसके, इसलिए उसका कोई ज्यादा टाइम बिगड़ता नहीं था। तो यहाँ पे देखा हमने शुश्रूषा स्वास्थ्य की देख रेख, किसकी स्वास्थ्य की देख रेख? अपने पिताजी की, यानी कि उसकी देखभाल। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। जब गांधी जी है वह स्वास्थ्य की देखभाल करते थे घर जाकर, तो क्या हुआ कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने ऐसा कहा कि भाई शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस में आना है। तो अभी क्या हो गया, उस काम में विघ्न यानी बाधा आ गई। बाधा यानी कि विघ्न, ये जो शब्द है आप देखना, विघ्न यानी कि बाधा। स्वामी विवेकानंद जी का एक सूत्र है कि आप कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करो तो उसमें 100 विघ्न, 100 विघ्न बाधा आती, लेकिन आपको उस बाधा में अटकना नहीं, आगे बढ़ना है। मान लो कि आज से आपने सोचा कि हर रोज मैं 2 घंटे तक रीडिंग के लिए बैठूंगा या बैठूंगी, तो आप बैठ पाओगे। ये क्या है, स्वामी विवेकानंद के मत मुजब अच्छा कार्य हुआ कि आपने ऐसा सोचा कि मैं आज से ये काम 2 घंटे करूंगा, और उसी टाइम क्या होगा, टीवी पे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आएगा, टीवी पे अच्छे से अच्छा कार्टून आने वाला, मूवी आने वाला है, या घर से आपको बाहर जाना पड़ा है, या कोई फ्रेंड आ गए कि चलो हम गेम खेलते हैं, चलो हम यहाँ जाते, चलो वहां जाते। तो ये क्या है, विघ्न है। क्या है, विघ्न। स्वामी विवेकानंद के मत के हिसाब से क्या उसने बताया कि आप जैसे ही सोचोगे अच्छे काम के बारे में, उसमें कितने विघ्न आएंगे, 100। लेकिन आप उसी वक्त बैठ गए कि भाई मुझे मूवी नहीं देखना है, कार्टून नहीं देखना है, मुझे पढ़ाई के लिए बैठना है, मुझे खेलने नहीं जाना है, मुझे घर वाले चाहे कहीं पे भी जाए मुझे नहीं जाना है, तो क्या होगा, वो विघ्न आप टाल सकोगे और फिर आप पढ़ाई के लिए हर दिन बैठ सकोगे। लेकिन एक बार आपने सोचो, नहीं भाई कल से बैठूंगा, भाई क्या जल्दी है, कल से बैठूंगा, आप चलेंगे, फिर कल होगा नहीं, आप बैठ ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे, क्या है, विघ्न, बाधा। तो यही बात हुई, गांधी जी ने भी अपने पिताजी के देखभाल के लिए सोचा था कि उसकी स्वास्थ्य की मैं देखभाल करूंगा, लेकिन हुआ क्या, उसमें आ गए विघ्न। अब देखते क्या होता है। उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिनी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। अभी यहाँ क्वेश्चन आ गया, कौन सा, कि गांधी जी ने सोचा कि मुझे यदि ये व्यायाम में से मुक्ति मिल जाए, यानी कि एक्सरसाइज करने का जो टाइम है उस टाइम में मुझे मुक्ति मिल जाए, तो मैं पिताजी की देखभाल करूं। देखो यहाँ पे उसकी नीयत क्या है, अच्छी है, उसकी सोच क्या है, अच्छी। हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने माता पिता से बुरे काम के लिए परमिशन ले लेते हैं कि आज मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, ऐसे चिट्ठी में लिख दो ना, कल से मैं करूंगा, लेकिन हम फिर करते नहीं। तो ये गलत। गांधी जी व्यायाम में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका क्या है, रीजन है। कौन सा रीजन है, क्या रीजन है, कि आप बोलो मेरे साथ, क्या,
मुझे अपने पिताजी की स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, इसीलिए मुझे व्यायाम में मुक्ति मिल जाए तो अच्छा होगा। ये गांधी जी के विचार थे। उसका ऐसा नहीं है कि मुझे व्यायाम में नहीं जाना है ना, तो मैं पिताजी से चिट्ठी लिखवा दूं। क्या लिखवा दूं? चिट्ठी कि चलो व्यायाम में मुक्ति मिल गई, अब आराम से ये करो वो करो। ये नहीं है उसका। तो यहाँ देखिए, लेकिन वो जो मास्टर थे उसके, यानी कि उसके टीचर थे, वो ऐसे परमिशन देने वाले थे नहीं। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छाए रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों ने मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। अभी हुआ क्या कि एक शनिवार को सुबह स्कूल था, यानी कि मॉर्निंग स्कूल था। कई स्कूलों में ऐसा होता है कि सैटरडे को मॉर्निंग स्कूल होती है और बाकी सब आफ्टरनून में होती है। ऐसे कई स्कूलों में होता है। तो गांधी जी के स्कूल में भी ऐसा था कि सैटरडे को मॉर्निंग स्कूल थी और मॉर्निंग स्कूल थी, इसीलिए व्यायाम को कब जाना था? कब? शाम को। अभी गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, तो फिर हुआ क्या? घड़ी नहीं थी, उसने बादलों में देखा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, शाम को जाना है ना, बहुत टाइम। तो हुआ क्या? उसी वजह से हो गई देर। और जब वह स्कूल पहुंचे तब क्या हुआ? सब लोग तो एक्सरसाइज करके चले गए थे, गांधी जी लेट हुए। तो उसको लगा कि ये तो गलत हो गया। अभी दूसरे दिन जाकर क्या होगा? टीचर की डांट होगा ना। तो फिर क्या हुआ? दूसरे दिन गिनी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैरहाजिर पाए। मुझसे कारण पूछा, कारण भी पूछा, अटेंडेंस देखी कि चलो ये लोग नहीं एब्सेंट थे। तो फिर क्या हुआ? उसको बोले कि भाई चलो यहाँ पे, और कारण बताओ कि कल तुम क्यों नहीं आए थे। वो तो रीजन पूछेगी ना। तो अभी हुआ क्या? कारण तो जो था वही मैंने बताया। गांधी जी झूठ तो नहीं बोलते थे, उसने बता दिया कि ऐसा हुआ था, मैं निकला लेकिन मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि अभी देर है। बादलों को देखा मैंने और मैं जब आया तब यहाँ कोई नहीं था, सब चले गए थे, मुझे टाइम का पता नहीं चला, इसलिए उसने माफी मांग ली। कारण तो जो था वही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया। फिर क्या हुआ? उसको सच नहीं लगा कि ऐसे झूठी कहानी मुझे नहीं सुननी है। तुम नहीं आए थे इसीलिए तुम्हें इतना जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना यानी क्या? याद है आपको? इसमें जो शब्दार्थ में नहीं है, तो कुछ शब्द ऐसे भी होता है कि उसमें नहीं होता। पनिशमेंट की उसमें, और उसमें कहा कि भाई तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, तुम नहीं आए थे इसका दंड देगा। तो ही मानेंगे ना, वरना तो कोई ऐसे रीजन बना के ले आएगा कि ये था वो था ये था वो था। तो उसको लगा कि भाई ये झूठ बोले सही बोले क्या पता, रीजन तो जानना पड़ेगा ना। तो इसलिए उसको लगा कि नहीं ये गलत है, ये सही बात नहीं है। लेकिन स्मरण यानी याद रखना है, स्मरण यानी याद, मेमोरी। उसके बाद देखते हैं कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। अभी गांधी जी को शांति हुई। क्या? उसको व्यायाम में से क्या मिल गया? छुट्टी मिल गई। अभी छुट्टी कैसे मिल गई? उसके हेडमास्टर थे, वो तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, तो फिर छुट्टी कैसे मिल गई? तो देखते हैं
पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। गांधी जी के जो पिता थे वो बीमार रहते थे और उसने हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा उसने कि भाई ये जब स्कूल से छूटते हैं तब अपनी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपकी परमिशन हो तो मैं उसे अपने पास रखूं। इसीलिए उसने परमिशन लेटर लिख दिया और उससे गांधी जी को क्या हो गया, उससे छुटकारा मिल गया कि अब व्यायाम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम में उसने क्या किया, अपने पिताजी की देखभाल की। ये याद, हम तो कभी कभी छुट्टी लेकर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, घूमते फिरते और फिर नेक्स्ट डे उसके बाद के डे एक वीक चला जाए, फिर जाकर टीचर फिर बुक देखने के लिए बोलेंगे, तब जाकर हमें याद आता है कि उस दिन तो मैं आया ही नहीं था, मेरे पास पेन बुक कहाँ से आएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो क्या है, गलत है। क्या है वो, गलत है। आप स्कूल पे नहीं आए थे तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरों के पास से अपना वर्क है वो ले लेना चाहिए और वो वर्क कंप्लीट करना चाहिए, तो क्या होगा, तो अच्छा होगा। हाँ, रीजन है आप नहीं आए थे वो बराबर है, आप नहीं आए थे, लेकिन फिर क्या, जब आप आ जाओ तब क्या करना है, आपको अपना वर्क है वो कंप्लीट करना है। याद रखना, क्या करना है आपको, अपना वर्क कंप्लीट करना है, तो ही हम अच्छी तरह से ये गांधी जी की तरह अपना काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपना काम, और वो भी अच्छे तरीके से। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। आपको टेक्स्ट बुक में भी देखना है, व्यायाम की जगह मैंने क्या रखा, घूमना जो है वह उसने जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़े। उससे फायदा है कि चलो व्यायाम करने में नहीं जाता था, लेकिन मैं जो घूमने फिरने के लिए जाता था, तो घूमने फिरने से उसके जो बॉडी थी उसको कुछ फायदा हो गया। व्यायाम तो है, फायदा ही होता है, लेकिन हम नहीं मानते ना, तो कुछ तो व्यायाम करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या रखा, घूमना। और रोज उसका तय था कि इतना मैं चल कर आऊंगा, इतना खुली हवा में घूमने जाऊंगा, अपने पिताजी की देखभाल करूंगा और ये वर्क करूंगा। तो फिर क्या हुआ, उससे फायदा हो गया। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस तरह शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़े। क्या फायदा हो गया, व्यायाम के लिए तो नहीं गए, फिर उसने चलना जारी रखा, तो उससे फायदा हो गया। परंतु एक दूसरी भूल की सजा में आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई, जो ठीक विलायत जाने तक रही। कुबुद्धि यानी गलत विचार। गांधी जी ऐसे मानते थे कि हैंडराइटिंग अच्छे हो या बुरे उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना तो है ना। आप अपने गलत हैंडराइटिंग में लिख कर रखना, कभी कभी आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या होगा, तो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि ये क्या है, मेरे मन में कहां से ये कुबुद्धि आ गई, कि गांधी जी ऐसे मानते थे कि हैंडराइटिंग का ऐसा कुछ लेना देना नहीं, वो तो अच्छे हो बुरे हो वो सब चलता है, लेकिन उसके क्या थे, गलत विचार।
खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और बड़े युवकों की मोती की तरह अक्षर देख तब जाकर मैं बहुत जलाया और पछताया। क्या हुआ? उसको लगा कि नहीं नहीं भाई, हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। उसने वहां देखा, वो खुद तो वकील थे, एडवोकेट, तो उसने दूसरों के हैंडराइटिंग देखे, तब जाकर पता चला कि हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है ना। मैंने देखा कि लेखक का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। गांधी जी ने माना कि लेखक का खराब होना यानी कि लिखाई खराब होना अधूरी शिक्षा है। आप चाहे कितना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है वो? अधूरी शिक्षा है। हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हुए तो। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है, वो बात भी सही है कि अभी जो आप पढ़ते हो अभी प्राइमरी में, तब तक आप अपने हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। बाद में जैसे 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 पढ़ना बढ़ गया, फिर क्या होगा? लिखना भी ज्यादा हो जाएगा, फिर आप अपना हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। पूरा मटका है, पूरा बन गया, अब उसके बाद आपको बोलो कि इसमें ये करना है, वो करना है, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। उपेक्षा, अवहेलना कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? गांधी जी जीवन पर्यंत उसमें कुछ कर पाए नहीं। वो उसको जीवन भर ऐसा लगा कि मेरी ये एक भूल थी जो मुझे सुधारनी चाहिए। तो अभी उसने प्राइमरी में से लेकर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया होता तो क्या होता? तो फायदा होता। इस तरह आप अपने हैंडराइटिंग भी कर सकते हो। जिसके हैंडराइटिंग गंदे है, अच्छे नहीं है, उनके लिए अच्छे हैंडराइटिंग वालों को कुछ नहीं करना है, उसको जैसे है वैसे रहना है, उसे भी आज तक सुधार ना सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। उसने कहा कि सब स्टूडेंट, यहाँ पे उसने मैसेज रखा है। क्या मैसेज रखा है? कि मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि शिक्षा का आवश्यक अंग है। शिक्षा जो पूरी बॉडी है, उसमें से एक अंग क्या है? हैंडराइटिंग। तो क्या करना पड़ेगा? उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हाथ है, हमारे पैर है, पूरी बॉडी है ना, उसी तरह शिक्षा की पूरी बॉडी होती है कि ये स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड, ये किताब, ये सारे मिलकर बनते हैं। तो उसमें आवश्यक अंग क्या माना गया है? हैंडराइटिंग, गांधी जी के हिसाब से। तो उसने हमारे लिए मैसेज छोड़ा है। यहाँ पे क्या मैसेज दिया हमने? गांधी जी का एक मैसेज है कि अच्छे हैंडराइटिंग के कम से कम प्रयत्न आप करो। तो क्या होगा? फायदा किसको होगा? गांधी जी को फायदा होगा कि आपको फायदा होगा? आपको होगा। तो यहाँ पे उसने कहा, जिस प्रकार मैं तो यही राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं प्राइमरी में, उसको आलेखन यानी कि लिखना बस, तो आपके हैंडराइटिंग इंप्रूव होंगे, तो आपको फायदा होगा। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को दिखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता और जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाते हैं, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। हम कैसे देखते हैं? हम जैसे पशु है, यहाँ से
गाय जा रही है, काव जा रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको भैंस बोलेंगे कि उसको गाय बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गाय ही बोलेंगे ना। और फिर कौवा बैठा है एक डाल पे, तो आप कौवा को देखकर उसको तोता बोलेंगे, उसको मोर बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? कौवा ही बोलो। तो जिस तरह आप जानते हो ये पक्षी है, ये पशु है, उसी तरह हमें अपने हैंडराइटिंग भी पहचाननी चाहिए और अच्छे वाले हैंडराइटिंग देखने चाहिए, तो आप सीख सकोगे। दूसरों का हैंडराइटिंग देखो कि वो कैसे लिखते हैं, हम भी ऐसा प्रयत्न करें तो हमें फायदा होगा। हम ऐसा कुछ करते नहीं है, बस अपना ही रखते हैं कि मेरा बस काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे गांधी जी ने हमें बताई कि हैंडराइटिंग कैसे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए हैंडराइटिंग? अच्छे बुरे अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात बताइए व्यवहार, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा बुरा अच्छा। और फिर बताया हमें कौन सी बात बताई? दूसरी आचरण, वो भी अच्छा, झूठ बोलना है नहीं बोलना है, जो बात आपको गलत लगे वह बात आप बता दो तो आपको फायदा। तो यहाँ हमने गांधी जी के जो जीवन में से दो प्रसंग थे वह हमने ले लिए। दो प्रसंग में हमने देखा कि कौन से प्रसंग देखे हमने? फर्स्ट कि गांधी जी व्यायाम करने के लिए जाते थे, उसी टाइम उसके पिताजी की देखभाल करना था। और दूसरी बात अपने हैंडराइटिंग के बारे में, जब विदेश जाकर उसको लगा कि हैंडराइटिंग तो अच्छे ही होने चाहिए, तब तक तो वैसे ही मानते थे कि नहीं भाई हैंडराइटिंग कैसे भी हो पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? वो तो गलत हुआ। गांधी जी मानते थे कि नहीं, हैंडराइटिंग जैसे भी हो ऐसा नहीं चलता, हैंडराइटिंग अच्छे ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग से हमारी इंप्रेशन पड़ती है, देखने वाले देखते हैं कि अच्छे है, वाह मस्त है, तो उसको पता चलेगा कि इसका काम भी अच्छा होगा। फिर संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। संस्कृत गांधी जी को नहीं आता। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। गांधी जी तो पढ़ते थे तब उसको मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल क्या मालूम पड़ा? संस्कृत। तो रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था, सब याद रखना पड़ता था। श्लोक, फिर उसका भाषांतर, फिर उसकी स्टोरी, तो ज्यादा हो जाता था भाई। इसीलिए बोल रहे थे यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। कब स्टार्ट होता था? 4th से। अभी कब से स्टार्ट होता है? 6, यानी कि आपके स्टैंडर्ड से। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती, 2 वर्ग चलते थे, संस्कृत और फारसी। जिसको फारसी लैंग्वेज रखनी है उसको संस्कृत नहीं आती, और जिसको संस्कृत रखनी है उसको फारसी नहीं आती। दोनों में से एक आपको पसंद करना है। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है, और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। जो फारसी पढ़ाने के लिए आते थे उसको मौलवी साहब कहते थे। तो क्या थे, उसका स्वभाव भी नरम था और फारसी लैंग्वेज भी इजी, ऐसे वो लोग आपस में बोलते थे। आपस में बातें करके कि फारसी बहुत सरल, विद्यार्थी जितना याद करते हैं उतने पर ही वे निभा लेते हैं, और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। गांधी जी कहाँ जाकर बैठ गए? फारसी की क्लास में जाकर बैठ गए। उसको लगा कि ये अच्छा है, चलो। मौलवी साहब भी नरम स्वभाव के, जितना काम करेंगे उतना चलेगा।
तो उसने सोचा कि चलो ये अच्छा है। संस्कृत शिक्षा को इसने दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो, तुम किसकी लड़के हो? धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते? तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों की अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटी मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। जो संस्कृत के टीचर थे उसको बुरा लगा और उसने गांधी जी को बुलाया कि तुम्हारे धर्म की भाषा तो सीखो, तुम्हें उसमें ही बैठना चाहिए। और जहां आपको यानी कि गांधी जी को बोला कि तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात तो मुझे पूछो, मैं आपको इजी कर दूंगा, लेकिन आप मेरे दर्जे में आकर बैठो। फिर क्या हुआ? मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरे आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। गांधी जी को बाद में पता चला कि सारे जो शास्त्र है, पुस्तकें है, किसमें है? संस्कृत में ही है। तो उसको लगा कि मैंने तब नहीं पढ़ा होता तो आज मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन वो बाद में ज्यादा पढ़ नहीं सके, उसको लगता है कि अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए था। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विज्ञान की, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। स्कूल में कौन सी शिक्षा नहीं मिली? धर्म की। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान है। धर्म यानी मतलब, अभिप्राय मतलब और धर्म का जो ज्ञान है वो तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। तो बोला कि उसकी कोई शिक्षा मुझे प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन शिक्षकों के जो आचरण है उसमें से मुझे धर्म की शिक्षा मिल गई। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में बड़े शुभ अशुभ संस्कार पर बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब तक खल रही कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। बचपन में मैंने पढ़ाई का शौक रखा हुआ था और ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी होती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं हो पाया। तो बोल रहे कि उस टाइम मैंने देखा हुआ था तो बहुत सारे पुस्तकें मैं पढ़ सकता। गांधी जी ने तो बहुत सारे पुस्तक पढ़े ही थे, लेकिन फिर भी वो बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ जो चैप्टर है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद के इसके बाद के लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर और ये जो स्टोरी है उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। और आपको फेसबुक में क्या लिखना है? अभी मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद में पीडीएफ भेजूं तब क्वेश्चन आंसर लिखना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।